हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो चेल्सी लिवरपूल काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था। ऑल्दो मैच से हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिला, एक पॉजिटिव रिजल्ट दोनों ही टीम्स को, बिकॉज अगर किसी को भी विन मिलता 3 पॉइंट्स अगर कोई टीम ले जाती तो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता लीग टेबल में उनके लिए। मैंने तुम्हें बताया भी था प्रीव्यू वीडियो में अपने कि जो भी टीम जीतेगी उनको एक बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा, मॉरल बूस्टअप, कॉन्फिडेंस अप होगा उनका। बट ये गेम भी उस शॉट से तुम देख सकते हो, उस टाइप से देख सकते हो कि हाँ कॉन्फिडेंस तो बूस्टअप हो सकता है दोनों ही टीम्स का। बिकॉज देखो परफॉर्मेंस खराब नहीं था, परफॉर्मेंस वैसा खराब नहीं था और ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि अभी रिसेंटली ये लोग उस टच में नहीं है और वैसा एंड प्रोडक्ट इनसे आ नहीं रहा, तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा गेम हो सकता है और अगर 10-20 चांसेस भी मिले टीम्स को तो उसमें से 1-2 ही कन्वर्ट होंगे बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दे आर इन करेंटली। और अगर चेल्सी की बात करूं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स थे इस गेम में। इस गेम में मोद्रिक का भाई मोद्रिक क्या प्लेयर साइन किया उन्होंने। एंड मोद्रिक ने बहुत ज़्यादा दिक्कतें दी जेम्स मिलनर को, प्लस अलेक्जेंडर आर्नल्ड को तो मैं नहीं बोलूँगा बिकॉज ही इज़ शिफ्टिंग हिज पोजिशन मोस्ट ऑफ द टाइम। जब वो आया था मिलनर के जगह पे तो मिलनर को भाई बहुत दिक्कतें दी और ये प्लेयर भाई फ्लैशेस में आगे बढ़ रहा है, फ्लैशेस में ही आगे बढ़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है। जितने भी सारे राइट बैक्स हैं एंड राइट सेंटर बैक्स हैं इन द लीग उनके लिए एक अलार्म था ये कि हाँ एक प्लेयर ऐसा भी आया है जो कि फ्लैशेस में आपको खोल देगा और इजीली डोमिनेट करेगा, उस साइड को इजीली डोमिनेट करेगा। तो ये पॉजिटिव था चेल्सी के साइड से और चेल्सी ने चांसेस क्रिएट किए थे, ऐसा नहीं है कि चेल्सी ने चांसेस बिल्कुल नहीं क्रिएट किया। ऑल्दो लिवरपूल कतल थी, उन्होंने बिल्कुल चेल्सी को बिल्डअप नहीं करने दिया फ्रॉम द बैक, कॉम्पैक्ट रखा उन्होंने एंड दे वर प्रेसिंग हाई। वो लोग प्रेस कर रहे थे विद कोडी गाक्पो जब था नंबर 9 के रोल पे, तब कोडी गाक्पो प्रेस कर रहा था उनके सेंटर बैक्स को जिससे उनको दिक्कतें हो रही थी ऑन एंड पीछे से भी प्लेयर्स आ रहे थे। एक कलेक्टिव प्रेस देखने को मिलता है, हमें पता ही है लिवरपूल किस तरीके का प्रेसिंग करना पसंद करती है। तो उस सेंस में अगर देखो तो लिवरपूल काफ़ी अच्छा प्रेस कर रही थी चेल्सी को और उनके जो सेंटर में है, सेंटर में उनको ज़्यादा स्पेसेस नहीं दे रही थी जिसके कारण चेल्सी सेंट्रल पास नहीं खेल पा रही थी अपने जो मिडफील्डर्स थे लुइस हॉल एंड जॉर्जिनियो उनको, और उनको फोर्स कर रही थी लिवरपूल कि वो लोग लॉन्ग बॉल्स पे जाए, लॉन्ग बॉल्स पे उनका ध्यान जाए और वहां पे वो सेकंड बॉल जीते एंड दे कैन काउंटर। यही लिवरपूल का पूरा सिनारियो था पहले हाफ में, जहां पे कुछ जगह पे लिवरपूल को चांसेस भी मिले थे बट ड्यू टू द एंड प्रोडक्ट जो कि मैं आपको पहले ही बता रहा था अभी जिस हिसाब के सिचुएशन में है दोनों ही टीम्स, तो एंड प्रोडक्ट आप इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं करते हो एंड बिकॉज ऑफ दैट हमने बहुत सारे शॉट्स देखे हैं जो कि ऊपर सूरज तक पहुंच गए जिसके वजह से किसी भी टीम को गोल नहीं मिला। और पहले अगर मैं बात करूं गोल्स की तो चेल्सी को वो गोल मिला था बट वो गोल ऑफसाइड था, इजीली ऑफसाइड दिख रहा था बट वो इंटेंट अच्छा था चेल्सी का बिकॉज दे वर अटैकिंग फ्रॉम द फर्स्ट मिनट एंड दे वर द बेटर टीम विदाउट ए डाउट। बट आई वुड नॉट से दैट दिस की दे डिजर्व टू विन दिस गेम, ऐसा नहीं है कि वो लोग डिजर्व करते थे इस गेम को जीतना। हाँ कुछ फ्लैशेस दिखे हमें कि हाँ वहाँ गोल स्कोर कर सकती थी चेल्सी बट आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ मतलब इंक्लूजन ऑफ ओबामेयांग बोल सकते हो, उस टाइप का कुछ दिखा नहीं। आई डोंट नो व्हाई ओबामेयांग इज प्लेइंग फॉर दिस क्लब। मोद्रिक काफ़ी पॉजिटिव था फ्रॉम चेल्सी साइड एंड हकीम जियस का भी काफ़ी सही गेम रहा एंड गैलागर भी बहुत सही था। ऑल्दो हमने देखा कि हार्वी एलियट ने उस बंदे को बहुत प्रॉपरली मार्क कर रखा था गैलागर को, जिसके वजह से उतना कुछ वो प्रोवाइड नहीं करा पाया, तो जिसके वजह से दिक्कतें हुई चेल्सी को भी क्योंकि मिडफील्ड स्टैक्ड था पूरा लिवरपूल का। उन्होंने कॉम्पैक्ट कर रखा था, पासेस पेनिट्रेट नहीं कर पा रही थी चेल्सी की। बट हाँ लिवरपूल को भी अगर देखो तो लिवरपूल वर ट्राइंग हार्ड कि वो ज़्यादा प्रेस करके उनको फोर्स करे बॉल लूज करने में और वहाँ से कुछ बनाए। तो देखो लिवरपूल के पास चांसेस आए थे, लिवरपूल को चांसेस मिले थे बट उनका जो आप बोल सकते हो फिनिशिंग था वो बहुत वाहियात था लिवरपूल का, क्योंकि बॉल्स जो उन्होंने उड़ाए हैं बहुत ज़्यादा बॉल्स उड़ाए हैं और वहाँ गोल स्कोर कर सकती थी लिवरपूल। ऐसा नहीं था कि उनको इजी क्लियर कट चांसेस नहीं मिले, क्लियर कट चांसेस मिले थे। एक अलेक्जेंडर आर्नल्ड को मिला था, साला को चांसेस मिले 1-2, कोडी गाक्पो को चांस मिला था। सो चांसेस मिले थे लिवरपूल को भी बट भाई कैपिटलाइज नहीं कर पाए वो लोग चांसेस पे, जिसके वजह से उनको सफ़र करना पड़ा एंड ये ड्रॉ था। तो पॉजिटिव तो मैं नहीं बोलूँगा दोनों ही टीम्स के लिए बट हाँ
ड्रॉ था एंड एक एक पॉइंट्स मिले दोनों ही टीम को और इम्पॉर्टेंट मैच था। सबसे पहली बात तो इम्पॉर्टेंट मैच था और यहाँ पे विन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, बट विन नहीं लिया किसी ने और ड्रॉ खेले दोनों टीम। बट कुछ बहुत सारे पॉजिटिव्स देखने को मिले, वो अच्छा होने वाला चेल्सी के लिए खास करके, बिकॉज अगर लिवरपूल की बात करो तो लिवरपूल का मिडफील्ड बिल्कुल डेड है। आई डोंट नो वो लोग कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, क्या वो प्लेयर्स लाएंगे नहीं लाएंगे, बिकॉज अगर आई थिंक कि अगर वो प्लेयर्स नहीं लाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है उनके लिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और इन चीज़ों को जल्दी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा क्लॉप को, क्योंकि रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। और लिवरपूल का मेन आप बोल सकते हो क्रिएटिव पॉइंट जो होता है उनका मिडफील्ड ही होता है। वो लोग मिडफील्ड पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं और उनका मिडफील्ड ही डेड है, तो वो कुछ नहीं कर सकती। एंड दैट्स वाई आई थिंक कि लिवरपूल के लिए गेम चेल्सी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता। मैंने पहले प्रीव्यू में भी आपको बोला था कि चेल्सी ऑन द अदर हैंड दे हैव साइंड प्लेयर्स और उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपना एक जो सिस्टम है उसमें प्लेयर्स को घुलने मिलने में। तो मुद्रिक भाई एक प्रॉपर पॉजिटिव था उनके लिए एंड दैट्स इट। उनका गेम काफ़ी सही था, बट ठीक है, बढ़िया रहा। अवे में एक पॉइंट लेना भी बहुत बहुत बड़ी बात है अभी चेल्सी के लिए, एंड अभी उन्होंने क्लीन शीट रखा लगातार 2 गेम, वो भी इंपॉर्टेंट है चेल्सी के लिए। सो मूव करते हैं आज का जो गेम है उस पर, आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। भाई ये एक ऐसा राइवलरी है जो कि राइवलरी तो आप नहीं बोल सकते हो कि फियर्स राइवल्स हैं ये लोग, बट सर एलेक्स फर्गूसन और आर्सेन वेंगर जब थे इन दोनों टीम्स के मैनेजर, तब लेट 90s से लेके अर्ली 2000 तक में ये राइवलरी बहुत बहुत ज़्यादा ही बड़ा मतलब रोल पकड़ लिया था इस राइवलरी ने। और जब भी ये मैच होता था आई थिंक इंग्लैंड में सबसे इंपॉर्टेंट मैच माना जाता था आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, जब ये दोनों मैनेजर्स इन टीम्स को मैनेज करते थे। बट फिर बीच में दोनों ही क्लब्स का जो सिचुएशन था बहुत ख़राब, बद से बदतर हो गया और राइवलरी उतना ज़्यादा आप हाईलाइटेड नहीं बोल सकते हो, हाइप नहीं मिल रहा था राइवलरी को। बट दिस सीजन दिस इज़ डिफरेंट, क्योंकि मैं आपको अगर बताऊं कि आर्सेनल इस सीजन अभी तक एक गेम हारी है एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उनको हराया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उनको हराया 3-1 एट द ओल्ड ट्रैफर्ड। और भाई 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 राइट नाउ दिस 2 टीम्स आर द बेस्ट इन प्रीमियर लीग विदाउट ए डाउट। मैं मैनचेस्टर सिटी को भी कंसिडर नहीं कर रहा यहाँ पे, बट दिस 2 टीम्स आर्सेनल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड दिस आर द बेस्ट टीम इन PL। और ये मैच आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम दिस सीजन, इस सीजन का सबसे इंपॉर्टेंट गेम है। एंड कुछ लोग ये बोलेंगे कि अरे सिटी खेल रही है इतना अच्छा, सिटी आर्सेनल का गेम बेटर होगा इससे। नहीं भाई, ये गेम इंपॉर्टेंट है बिकॉज 2 ट्रांजिशन टीम जो कत्ल कर रही है, जिनका फुटबॉल बहुत मज़ेदार है, देखने में मज़ा आ रहा है जिनको। और भाई मतलब जब देखते हो ना आप आर्सेनल को और मैनचेस्टर यूनाइटेड को, अभी इनका फुटबॉल देख के बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे इनके ट्रांजिशन रहते हैं, अटैकिंग प्लेज रहते हैं, डिफेंसिवली ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, वो देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो दिस गेम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूनाइटेड एंड आर्सेनल। देखो आर्सेनल आर टॉप ऑफ द लीग, तो उनके लिए तो एक ऑब्वियसली एक एडवांटेज है इस गेम में जाने से पहले, एंड दे आर विद देयर फुल स्क्वाड। तो वहाँ जब देखो ओल्ड ट्रैफर्ड में जब ये लोग गए थे तो आई थिंक कि इनके साथ फेयर नहीं हुआ था बिकॉज दे डिजर्व टू विन दैट गेम। ऐसा नहीं है कि ये लोग खराब खेले थे और मैनचेस्टर यूनाइटेड से इन्होंने 3 गोल कंसीड किया था तो ये लोग खराब खेले थे। आई थिंक वो मैच अगर ड्रॉ में एंड अप होता तो ज़्यादा बेटर होता मेरे हिसाब से। बट चलो वो बातें पुरानी बातें हैं। अब मूव करते हैं हम इस गेम पे। तो ये गेम देखो, इसमें सबसे बड़ा एब्सेंस है कार्लोस कैसेमीरो द टैंक। तो कार्लोस कैसेमीरो ने जिस तरीके का इम्पैक्ट डाला इस टेन हैग के साइड पे, आई थिंक कोई भी प्लेयर नहीं डाल सकता है, कोई भी प्लेयर नहीं डाल सकता। और बहुत लोग ऐसा भी बोलेंगे कि अरे उस मैच में तो कार्लोस कैसेमीरो नहीं खेल रहा था, तब भी हम लोग जीते थे। बट वो सिनारियो अलग था, ये सिनारियो अलग है। यहाँ पे टेन हैग ने एक ऐसा सिस्टम बिल्ड किया है जिसमें कार्लोस कैसेमीरो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो अपने जो प्लेयर्स हैं, ब्रूनो फर्नांडिस हो गए, एरिक्सन हो गए, रैशफोर्ड हो गए, प्लस आपके फ्लैंक्स पे जो खेलते हैं, स्ट्राइकर जो खेलता है, उनको एक अलग, आपको अब मैं क्या बोलूँ, अलग मूवमेंट देता है, अलग एक फ्रीडम देता है वो बंदा कार्लोस कैसेमीरो कि हाँ आप इजीली मूव करो आगे, नो प्रॉब्लम, इधर कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं सब संभाल लेगा। एक टैकल मारेगा,
चलो कोई दिक्कत, मेरे को येलो कार्ड वैसे भी नहीं मिलता, एक टैकल मारेगा सब खत्म। तो कार्लोस कैसेमीरो ने उस तरीके से संभाल रखा है, इनके जो डिफेंस और मिडफील्ड का इन बिटवीन द लाइन है वो एक सॉलिड प्लेयर इन बिटवीन द लाइन, एक प्रोटेक्टर बन के हमेशा खड़ा रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। बट ही विल बी मिस्ड, यस ऑब्वियसली बंदे मिस करेंगे उस बंदे को, बिकॉज भाई दिस आर्सेनल साइड, समझ रहे हो, विदाउट कार्लोस कैसेमीरो तुम जा रहे हो इस आर्सेनल के सामने, ग्रानिट जाका, ओडेगार्ड भाई द बेस्ट प्लेयर अभी प्रीमियर लीग में, ओडेगार्ड जिस तरीके से वो ऑपोजिशन के डिफेंस को खोलता है ना, विद मार्टिनेली का रन, विद साका का रन, भाई कत्ल। एंड एंकेतिया ने हेसुस को मिस नहीं करने दिया। किसी भी आर्सेनल फैन से पूछोगे कि क्या हेसुस तुम्हारे टीम से खेलता है, गैब्रियल हेसुस, तो बोलेगा नहीं, बिकॉज वी हैव एंकेतिया। एंड एंकेतिया के ऑफ द बॉल मूवमेंट के बारे में बात करूं तो भाई जिस तरीके से वो डीपर पोजीशंस को ढूंढता है टू फ्री अप द स्पेस फॉर जाका एंड ओडेगार्ड, भाई कत्ल है। और उसका जो इन्वर्जन है टू दोज फ्री स्पेसेस वो इंपॉर्टेंट होगा कि उसको कौन सा बंदा मार्क करेगा। तो आई थिंक कि एरिक टेन हाग के पास एक प्लान है, क्योंकि सिमिलर स्टाइल ऑफ प्ले है मैनचेस्टर सिटी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड का। तो आई थिंक वो एक ऐसा प्लान लेके उतरेगा, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो कैसेमीरो का रिप्लेसमेंट कौन होने वाला है इस मैच में। तो आई थिंक फ्रेड वो एक बेटर ऑप्शन है, या फिर ऐसा भी आप उतार सकते हो कि मैकटोमिने एंड फ्रेड को आप उतार सकते हो और आप ऐसा लाइनअप फील्ड करो, 4-4-2 का आप लाइनअप फील्ड कर सकते हो विथ 4 मिडफील्डर्स, क्योंकि वहां पे आपको एक मिडफील्ड सुपीरियरिटी मिल जाएगी, न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी जिसको आप बोल सकते हो, और वहां आपको फिर आर्सेनल के मिडफील्ड को खेलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा है कि आर्सेनल एक बॉक्सी सिस्टम बनाना चाहती है अराउंड देयर प्लेयर्स एंड अराउंड देयर ओपोजिशन, कि उससे कि उनका जो मिडफील्ड है हमेशा से ज़्यादा प्लेयर्स भरे पड़े रहे उधर। जिनचेंको भी कभी कभी टक इन कर जाता है मिडफील्ड में जाका पार्टी के साथ, जिससे कि जाका को आगे जाने को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है एंड ओडेगार्ड को आगे जाने को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो आई थिंक कि एरिक टेन हाग कोई ऐसा प्लान लेकर उतरेंगे जहाँ पे वो 4 मिडफील्डर्स को लेकर उतर सकते हैं, 4 मिडफील्डर्स को लेकर, जिसमें ब्रूनो रहेगा। फिर ब्रूनो क्योंकि वाइड खेल सकता है, हमने देखा बहुत सारे मैचेस में देखा ब्रूनो वाइड खेल सकता है। ब्रूनो आपको नैरो विड्थ जो है वो नैरो करके दे सकता है मिडफील्ड में, आपका जो कॉम्पैक्टनेस है उसको बरकरार रखने के लिए, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आई थिंक टेन हाग उसी फॉर्मेशन के साथ जाएंगे, क्योंकि बैक में आपके पास लीचा है एंड वारान है, लुक शॉ है आपके पास, एरन वन बिसाका है, जो कतल है, चारों डिफेंसिवली बहुत कतल है, और साका को इजीली मैनेज कर सकते हैं ये लोग, मार्टिनेली को इजीली मैनेज कर सकते हैं। बट मिडफील्ड का बैटल विन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस गेम को जीतना चाहते हो तो आपको आर्सेनल के मिडफील्ड को हराना पड़ेगा, क्योंकि आर्सेनल का मिडफील्ड भाई ओडेगार्ड है, जाका है, और वो बहुत मतलब सुपीरियर हो जाते हैं मिडफील्ड में। उनका जो एक आप बोल सकते हो ना कि न्यूमेरिकल ओवरलोड, जिसको आप बोल सकते हो, ओवरलोड कर देते हैं एरियाज को, जिसकी वजह से ऑपोजिशन को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। प्लस उनका डिफेंसिव सेटअप ऐसा रहता है ना कि साका ट्रैक बैक करता है, मार्टिनेली ट्रैक बैक करता है। तो उन चीज़ों को आई थिंक अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड कॉप अप करना चाहती है तो उन्हें हमेशा से ओवरलोड करना पड़ेगा उन स्पेसेस में। और वो कैसे होगा, उसके लिए आपको चाहिए मिडफील्डर्स आपको ज़्यादा डालने होंगे। ठीक है, आप ऐसा है कि विंगर्स ज़्यादा लेके खेल सकते हो, बट मिडफील्डर्स आपको ज्यादा डालने होगा, बिकॉज यू हैव टू विन दैट मिडफील्ड। सबसे बड़ी बात यह है। तो आई थिंक टेन हाग एक 4 मिडफील्डर के सेटअप के साथ उतरेंगे विथ रैशफोर्ड एंड एंटनी मैं इसलिए लूंगा, बहुत लोग ऐसा भी बोलेंगे कि एंटनी के लिए क्यों जा रहा है, और आप ऐसा बोल सकते हो कि गार्नाचो क्यों नहीं खेल सकता। तो गार्नाचो भाई एक्सपीरियंस लैक करता है बंदा, इसलिए मैं गार्नाचो को नहीं ले रहा अंदर। बट एंटोनी के पास पेस है, प्लस उसके पास वो ट्रिकरीज है कि वो इजी 1v1 ले सकता है इजी, प्लस 1v1 में वो बीट कर सकता है प्लेयर्स को इजी। तो इसीलिए मैं उसको टीम में रखूंगा। एंड इंपॉर्टेंट गेम है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर रखना पड़ेगा। एंड इंपॉर्टेंट गेम है, इसीलिए आपको वो टीम रखना है जिसको आप फर्स्ट टीम खिलाते हो हर एक मैच में। ऑल्दो मैं पता है कि आपका क्रिस्टल पैलेस वाला गेम सही नहीं रहा, आप फटीग के साथ जूझ रहे हो, बिकॉज यू हैव प्लेड क्रिस्टल पैलेस इन द मिड वीक और आर्सेनल को रेस्ट मिला है 7 डेज का। बट उस पर भी मैनचेस्टर यूनाइटेड फायदा उठा सकती है, बिकॉज वो रिदम उनके साथ है, वो मोमेंटम उनके साथ है, तो वो उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट अगर मुझसे आप पूछोगे प्रेडिक्शन के बारे में एंड आर्सेनल के स्टाइल ऑफ प्ले के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो प्रेडिक्शन तो मैं लास्ट में दूंगा। बट देखो,
आर्सेनल कैसा खेलना पसंद करती है, जस्ट लाइक पेप गार्डियोला। ये स्टार्ट करते हैं एंड इनके जो प्लेयर्स रहते हैं मोस्ट प्रोबेबली जिंचेंको एज ए लेफ्ट बैक, आप देखते होंगे कि आर्टेटा उसको एक लेफ्ट बैक की तरह ही फील्ड अप करता है, बट बिटवीन द गेम वो बंदा टक इन कर जाता है मिडफील्ड में और हेल्प करता है ओडेगार्ड एंड जाका को फॉरवर्ड जाने में, जो कि साका एंड मार्टिनेली इस टीम में विड्थ प्रोवाइड करते हैं और हाफ स्पेसेस में ये लोग इजीली टक इन होके आराम से कॉम्बिनेशन प्ले बना के गोल स्कोर करते हैं। और हमें ये भी पता है कि आर्सेनल किस तरीके के शॉट्स लेती है इन द फर्स्ट 10 मिनट्स, 10 शॉट्स, 11 शॉट्स, 12 शॉट्स ऐसे देखने को मिलते हैं हमें। तो भाई आर्सेनल मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए डिफेंड करना इंपॉर्टेंट होगा, और जहां आर्सेनल थोड़ा डोमिनेंट हो जाती है तो वो लोग गोल स्कोर करेगी ही करेगी। तो ये देखने वाली बात होगी किस तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड इनको डिफेंड करती है। डिफेंड तो कर सकती है बट अटैक में किस तरीके का उनका फील्ड रहता है। मैंने जैसा तुम्हें बताया 4 मिडफील्डर्स चाहिए उन्हें इस आर्सेनल को रोकने के लिए, तो वो इंपॉर्टेंट होने वाला किस तरीके से एरिक टेन हैग इस मैच को देखते हैं। बट अगर मुझसे पूछोगे कि प्रेडिक्शन क्या होने वाला है इस गेम को लेके, तो मैं जा रहा हूँ आर्सेनल 2-1 विन, बिकॉज दे आर प्लेइंग एट देयर होम स्टेडियम एंड दे आर करंटली द लीग लीडर्स, इसीलिए मैं जा रहा हूँ 2-1 विन फॉर आर्सेनल। बट गेम बहुत मज़ेदार होगा, तुम देखना, हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, उसका लाइव वॉच अलॉन्ग करेंगे वो, तो वहाँ तुम अवेलेबल रहना और देखते हैं क्या होता है गाइस, देखते हैं क्या होता है। अपने प्रेडिक्शंस बता दो और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना।